हेलो फ्रेंड्स, एजुकेटर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 10 ध्वनि के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ध्वनि संचरित हो सकती हैं, तो 4 ऑप्शन में हमारा उत्तर होगा ध्वनि ठोस, द्रव और गैसों में संचरित हो सकती हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा छोटी लड़की की, क्योंकि छोटी लड़की की जो वाक ध्वनि होती हैं वो न्यूनतम होती हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने टी यानी कि ट्रू और गलत कथन के सामने एफ यानी कि फॉल्स का निशान लगाइए। तो सबसे पहले है, ध्वनि निरात में संचरित नहीं हो सकती। ये कथन सत्य है, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या इसका आवर्तकाल कहलाता है। ये कथन असत्य है, फॉल्स है। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद हो जाती है। ये कथन भी गलत है, फॉल्स है। मानव कानों के लिए श्रव्यता परास 20 हर्ट्ज लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये कथन सत्य है। अगला है, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। ये कथन सत्य है। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। ये कथन भी असत्य है। माफ़ कीजिएगा, ऊपर वाला कथन सत्य है, यानी कि कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। ये कथन भी असत्य है। फिर है 6, शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न करता है। ये कथन सत्य है। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। चौथा प्रश्न है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को आवर्त काल कहते हैं। प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। अवांछित ध्वनि को हम शोर कहते हैं और ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है। पांचवा प्रश्न है, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोलनों की संख्या होती है 40। दोलनों द्वारा लिए लगा समय है 4 सेकंड। तो आवृत्ति होगी, दोलनों की संख्या में हम समय का भाग देंगे, तो यानी कि 40 में 4 का भाग देंगे तो 10 हर्ट्ज आती हैं, यानी कि आवृत्ति बराबर 1/आवृत्ति। तो आवर्तकाल ज्ञात करेंगे, 1/आवृत्ति यानी कि 1 में 10 का भाग देंगे तो हमारा आवर्तकाल आ जाएगा 0.1 सेकेंड। छठा प्रश्न है, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर होगा 500 कंपन द्वारा लिया गया समय है 1 सेकंड। तो एक कंपन द्वारा लिया गया समय होगा, 1 में हम 500 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 0.002 सेकंड। सातवां है, निम्न वाक्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ढोलक, सितार, बांसुरी। तो यहाँ पर ढोलक के में तनित झिल्ली कंपन उत्पन्न करते हैं, सितार में सितार का तार और बांसुरी में वायु के स्तंभ। आठवां प्रश्न है, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? तो शोर की परिभाषा होती है वह ध्वनि जो सुनते हुए हमें कष्टदायक प्रतीत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। और संगीत वह ध्वनि जो कानों को सुखद लगती है, हाँ, उसको हम संगीत कहते हैं। और संगीत उस अवस्था में शोर बनता है जब किसी को अच्छे से गाना न आता हो या जब इसका स्वर बहुत ऊंचा हो, यानी कि गाना कितना ही अच्छा हो लेकिन अगर हम उसे जोर से सुनेंगे तो वो संगीत शोर बन सकता है। अगला प्रश्न है, अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर होगा वाहनों की ध्वनियाँ, पटाखों का फटना, मशीन, लाउडस्पीकर, ऊंची आवाज़ में चलाए गए टीवी, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण। 10वां प्रश्न है, वर्णन कीजिए कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। इसका उत्तर होगा शोर प्रदूषण के कारण अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे कि अनिद्रा, अति तनाव यानी कि उच्च ताप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं।
लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता स्थायी तथा अस्थायी रूप से कम हो जाती है। 11वां प्रश्न है, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर और दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? इसके उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, हम माता पिता को सड़क से दूर वाला मकान खरीदने को कहेंगे, क्योंकि सड़क वाले मकान में काफ़ी परेशानियां होती हैं, क्योंकि यहाँ रहने से वाहनों का शोर हर समय सुनना पड़ता है। 12वां प्रश्न है, मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाइए और इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर होगा, मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक्य यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्य यंत्र या कंठ के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बन जाती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं। 13वां प्रश्न है, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती हैं। हमें तड़ित पहले दिखाई देती हैं और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? इसका उत्तर होगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसलिए प्रकाश हमें पहले, बिजली की जो कड़क होती है वो पहले दिखाई देगी और आवाज़ हमें बाद में सुनाई देगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।